हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 81, 82 एंड 83 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझेंगे। इससे पहले सेक्शन 80 तक हमने समझ रखा है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखिए, जो सेक्शन 81 है उसके बाद जो सेक्शन 82 है उससे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। 81 पे एक टॉपिक खत्म हो जाता है। सेक्शन 82 से डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी के बारे में बात करता है, तो वहाँ पे हम उसको समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। उससे पहले हम सेक्शन 81 को पढ़ के समझ लेते हैं। अब देखिए, सेक्शन 81 बोलता है डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन पेमेंट, कि आपको क्या करना है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जो है मतलब कि जो एनआई इंस्ट्रूमेंट है, उस चाहे वो प्रॉमिसरी नोट है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो चेक है, जब आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है, अगर आप एक होल्डर हो तो जब आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट को, तीनों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी डिलीवरी आपको जिस व्यक्ति से आपने पेमेंट ली है, जो भी उसके लिए लाइबल था, उसको कर देनी है। यही बात इस सेक्शन में बोलता है। क्या बोलता है, देखिए, एनी पर्सन लाइबल टू पे, भाई जिस भी व्यक्ति ने पेमेंट करनी है, मान लीजिए ए ने बी की पेमेंट करनी है, ठीक है, एंड कॉल्ड अपॉन बाय द होल्डर देयर ऑफ टू पे, और ये जो होल्डर था जिसके पास इंस्ट्रूमेंट था, उसने ए को बोला मेरी पेमेंट कर दे। द अमाउंट ड्यू ऑन पी एन, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज बिफोर पेमेंट एंटाइटल टू हैव इट शोन। तो जब बी को ए से पेमेंट चाहिए थी तो बी को ये जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट था, चाहे वो पी एन था, चाहे वो बी ओ ई था, चाहे वो चेक था, वो जाके इसको एंटाइटल था शो करने के लिए। उसके बाद बोलता है जब उसने उसको ये शो कर दिया, एंड इज ऑन पेमेंट एंटाइटल टू हैव इट डिलीवर्ड अप। अब जब उसने उसको ये पेमेंट कर दी, जो बी ने जब जाके उसको ये शो किया और ए ने उसकी पेमेंट कर ली, तो यहाँ पे ये एंटाइटल्ड है कि जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट था वो ए को उसकी डिलीवरी कर दे। ऐसा क्यों किया गया, ताकि जब मान लीजिए अब इसने इसकी डिलीवरी नहीं की, फिर ये फ्यूचर में दोबारा आगे पेमेंट मांग ले या किसी और को एंडोर्स कर दे या कोर्ट में जाके इसके ऊपर केस कर दे कि ये देखिए मेरे पास तो अभी भी ये नोट है और ये मेरी पेमेंट नहीं कर रहा, तो इसलिए इसकी डिलीवरी ए के पास हो जाती है। Payment entitled to have it delivered up to him, or if the instrument is lost or cannot be produced to be indemnified against any further claim thereon against him। तो यही बात बोल रहा है कि मान लीजिए ए ने बी की पेमेंट कर दी बिना इस बिल को देखे या बिना इस पीएन को देखे या बिना इस चेक को देखे, क्योंकि बी ने बोला कि मेरा वो जो था वो खो गया गलती से या जो भी हुआ, तो मेरे को पेमेंट कर दो। तो कहता है ठीक है मैं पेमेंट कर देता हूँ। इसने इसकी पेमेंट कर दिया। मान लीजिए फ्यूचर में ये जो जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट था, कोई तीसरा बंदा आके इसके ऊपर कहता है कि भाई पेमेंट दे, मेरे पास देखिए इंस्ट्रूमेंट है। तो अब यहाँ पे अगर इसको ये पेमेंट करनी पड़ती है तो बी को इसको ये इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, या बी जाके कोर्ट में केस कर देता है, इस तरीके की कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पे बी को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। तो उससे एक इंडेमनिटी बॉन्ड ले लेगा वो, कि भाई मैं तेरे को बिना उसके पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे दे, ताकि अगर फ्यूचर में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो तो मेरे पास एक प्रूफ हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। वे द चेक इज एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज। अब मान लीजिए चेक जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, जो ट्रंकेटेड चेक होते हैं, जो हमने बिल्कुल शुरू में समझा था, इवन आफ्टर द पेमेंट द बैंकर हु रिसीव द पेमेंट शैल बी एंटाइटल टू रिटेन द ट्रंकेटेड चेक। तो जिस बैंकर ने उसकी पेमेंट ली है वो एंटाइटल्ड होता है उस ट्रंकेटेड चेक की कॉपी रखने के लिए अपने पास। A certificate issued on the foot of the printout of the electronic image of a truncated check by the banker who paid the instrument shall be prima facie proof of such payment। तो इसका ये prima facie proof होता है, जो उसके फुट के ऊपर एक सर्टिफाई इशू कर देता है कि भाई हमने इसकी पेमेंट कर दी है। सेक्शन 81 के अंदर इतनी बात बताई गई है। फिर आते हैं हम सेक्शन 82 के ऊपर, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। अब ये पूरा जो चैप्टर है 82 से लेकर सेक्शन 90 तक इसी बारे में बात करेगा, डिस्चार्ज के बारे में। देखिए, जो डिस्चार्ज है, जो यहाँ पे हमें समझाया गया है, जो हमें इस सेक्शन में समझाया गया है, वो सिर्फ तीन ही तरीके का समझाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही तीन मेथड एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिस तरीके से आप डिस्चार्ज कर सकते हो। डिस्चार्ज करना मतलब कि जिस व्यक्ति की लायबिलिटी थी उसको पे करने की, उस व्यक्ति की वो लायबिलिटी को ख़त्म कर देना। तो किस तरीके से लायबिलिटी डिस्चार्ज होती है वो यहाँ पे बताया गया। सेक्शन 82 के अंदर बोलता है कि द मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर। मेकर कौन होगा, जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया। एक्सेप्टर कौन होगा, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया। एंडोर्सर कौन होगा, जो इंस्ट्रूमेंट को आगे एंडोर्स कर देगा। रिस्पेक्टिवली ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से, कि भाई अब उसको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी मतलब दो चीज़ें होती हैं, या तो आप किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज करते हो लायबिलिटी से, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो जाता है। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया तो अब किसी भी व्यक्ति की लायबिलिटी नहीं रहेगी उस इंस्ट्रूमेंट के प्रति पेमेंट करने की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिस्चार्ज होता है तो वो जो व्यक्ति है सिर्फ उसकी लायबिलिटी खत्म होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बदले पेमेंट नहीं ली जा सकती। जो बाकी लोग उससे रिलेटेड थे वो उसकी पेमेंट अभी करेंगे या उनकी लायबिलिटी अभी बनी रहेगी। तो यहाँ पे किसकी लायबिलिटी को ख़त्म करने की बात कर रहा है, मेकर की, एक्सेप्टर की या एंडोर्सर की।
और आपको बता दूं कि अगर जिस व्यक्ति ने ओरिजिनली उसकी पेमेंट करनी है, अगर उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है तो आगे जितनी भी पार्टीज हैं उसके सभी की लायबिलिटीज खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि अगर उसकी लायबिलिटी खत्म हो रही है सिर्फ एक व्यक्ति की, तो जो इंस्ट्रूमेंट है वही, उसकी जो लायबिलिटी है वही डिस्चार्ज हो जाएगी। जो मैंने बात अभी आपको समझाई कि जो इंस्ट्रूमेंट है वही डिस्चार्ज हो जाएगा, अब उसके प्रति किसी को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेकर, एक्सेप्टर या एंडोर्सर की लायबिलिटी को ख़त्म करना है तो किस तरीके से ख़त्म की जा सकती है, बताता है 3 तरीके। देखिए पहला तरीका कौन सा है, बाय कैंसिलेशन। दूसरा तरीका कौन सा है, बाय रिलीज। तीसरा तरीका कौन सा है, बाय पेमेंट। पेमेंट तो आपको पढ़ के ही समझ आ जाता है कि पेमेंट हो गई तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब देखिए कैंसिलेशन और रिलीज में क्या फ़र्क है। कैंसिलेशन एक तरीका है जिससे कि आप उस व्यक्ति की लायबिलिटी को ख़त्म कर सकते हो। टू अ होल्डर देयर ऑफ हु कैंसल सच एक्सेप्टर्स और एंडोर्सर्स नेम विद द इंटेंट टू डिस्चार्ज हिम एंड टू ऑल पार्टीज क्लेमिंग अंडर सच होल्डर। कि अगर मान लीजिए कि बी एक व्यक्ति है, उससे पहले ए एक व्यक्ति था जिसने इसको ये इंस्ट्रूमेंट दिया था, तो अगर ये इसका नाम कैंसिल कर देता है कि इससे पेमेंट नहीं ली जाएगी तो इसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और इसके अंडर जितने व्यक्ति थे उनकी लायबिलिटीज़ भी खत्म हो जाएगी। अभी लायबिलिटी आगे की व्यक्तियों की बनी रहेगी। ये होता है कैंसिलेशन का तरीका। कैंसिलेशन के अलावा अगर किसी भी तरीके से उस किसी व्यक्ति की लायबिलिटी खत्म की जाती है तो उसको हम बाय रिलीज बोलते हैं। अदर देन कैंसिलेशन इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम सेटिस्फेक्शन से कर सकते हैं, हम अकॉर्ड से कर सकते हैं, हम म्यूचुअल एग्रीमेंट से ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या बोलता है, टू अ होल्डर देयर ऑफ हु अदरवाइज डिस्चार्ज सच मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्समेंट एंड टू ऑल द पार्टी ड्राइविंग टाइटल अंडर सच होल्डर आफ्टर नोटिस ऑफ सच डिस्चार्ज। तो ये बाय रिलीज हो जाता है कि उसको नोटिस दे दिया कि वो व्यक्ति रिलीज हो गया। और बाय पेमेंट होता है कि टू ऑल द पार्टीज thereof if the instrument is payable to a bearer or has been endorsed in blank and such maker, acceptor or endorsers make payment in due course of the amount due। अगर वो उसकी पेमेंट कर देता है तो उसकी लायबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3 तरीके यहाँ पे हमें बता रखे हैं डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी के। फिर सेक्शन 83 के ऊपर अगर आएँ तो ये भी एक तरीका है कि जिस तरीके से आप डिस्चार्ज कर सकते हो लायबिलिटी को। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि डिस्चार्ज बाय अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट। कि जब हम किसी ड्रॉई को एक्सेप्ट करने का टाइम देते हैं किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो हम उसको जनरली इस एक्ट के हिसाब से 48 आवर्स का टाइम देते हैं और उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम दे देते हैं, अगर मान लीजिए इसने इसको 48 आवर्स से पहले का ज़्यादा का टाइम दे दिया, तो जो भी उसके अलावा जो व्यक्ति थे वो सभी इस लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे अगर उनकी परमिशन नहीं ली गई होगी। तो देखिए क्या बोलता है, द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अलाउज द ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स exclusive of public holidays to consider whether he will accept the same. All previous parties not consenting to such allowance are thereby discharged from liability to such holder। तो उससे पहले के जितने व्यक्ति होंगे इससे पहले के, वो सभी जो हैं डिस्चार्ज हो जाएंगे अगर इसने आगे 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम दे दिया इसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर इनकी कंसेंट नहीं ली गई, अगर इनकी कंसेंट ली गई तो ये तब भी लाइबल रहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात सेक्शन 83 के अंदर बताई गई है। सो आई होप आपको सेक्शन 81, 82 और 83 समझ आया हो। अभी हम डिस्चार्ज से रिलेटेड बाकी जो 6-7 सेक्शन हमारे बच्चे हैं उनको भी कवर कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।